नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टरी क्लास में। साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हम महिला परीक्षा की तैयारी संबंधित यहाँ पे पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ये जो है पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित ये पार्ट 2 है। वीडियो का जो ये पार्ट 2 है। अगर आपने जो है इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका जो है पहला पार्ट देख सकते हैं। और भी अगर आप जो है महिला परीक्षा की तैयारी संबंधित वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत सारी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है वीडियो मिल जाएगा महिला परीक्षा की तैयारी से संबंधित। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम। मानवों में पेचिश को उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो चारों ऑप्शन इसमें आप जरूर देखिए। मानवों में पेचिश को उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 सीगेला। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। पेचिश जो है सीगेला जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये कैसे फैलता है? यह दूषित पानी और भोजन से फैलता है। सीगेला के कारण होने वाले पेचिश को जो है दंडाणुज पेचिश या सीगेलोसिस भी कहा जाता है। ये सीगेला के कारण होने वाले पेचिश को। सीगेला एक जो है दंड के आकार का बैक्टीरिया जो एंटरोबैक्टीरियोसिस परिवार के अंतर्गत आता है। सीगेला जो है आनुवांशिक रूप से ई कोलाई के निकटता से संबंधित है। ये सीगेला के कारण होने वाले पेचिश को जो है सीगेलोसिस कहते हैं। और जो और नॉर्मल पेचिश होता है, जो पेचिश बैक्टीरिया के साथ साथ प्रोटोजोआ के कारण भी हो सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, पेचिश जो है बैक्टीरिया के साथ साथ प्रोटोजोआ के कारण भी हो सकता है। और प्रोटोजोआ के कारण होने वाले पेचिश को अमीबिक पेचिश या अमीबियासिस कहा जाता है, क्योंकि इसका कारण जो है जीव एंडअमीबा हिस्टोलिका है। तो एंडअमीबा हिस्टोलिटिका के कारण भी यहाँ पे जो है पेचिश होता है, जिसको अमीबिक पेचिश कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सीगोला के कारण जो पेचिश होता है उसको क्या कहा जाता है? सीगोलोसिस कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस प्रतिरक्षण के लिए बीसीजी वैक्सीन किनके द्वारा जो विकसित किया गया था? तो बीसीजी वैक्सीन है, इसको किनके द्वारा जो है विकसित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली ग्यूरिन के द्वारा। चलिए ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं हम। क्षय रोग जो है एक जीवाणु रोग है, जो जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। क्षय रोग जिसको टीबी भी कहा जाता है, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। और इसके लक्षण में क्या क्या है? तो लक्षण में खून के धब्बे वाली खांसी, बुखार, भूख न लगना, पसीना, थकान या कमजोरी, वजन का गंभीर रूप से कम होना, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि शामिल है। ये जो है क्षय रोग के लक्षणों में शामिल है। और आमतौर पर जो है यह जीवाणु ऊपरी श्वसन पथ को संक्रमित करता है। और भी यहाँ पे देख सकते हैं, संक्रमण जो है गुर्दे, रीढ़ और यहाँ तक कि गंभीर मामलों में मस्तिष्क जैसे किसी भी अंग में फैल सकता है। क्षय रोग एक संचारी रोग है और लोगों को जो है क्षय रोग से संक्रमित होने से बचाने के लिए बीसीजी यानी कि बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन का टीका विकसित किया गया था। और ये टीका जो है लगाया जाता है। और ये देख सकते हैं, बीसीजी का जो टीका होता है वो शिशु और बच्चों को दिया जाता है। बीसीजी का टीका जो है शिशुओं और बच्चों को दिया जाता है। और इस टीका की जो विकसित किया गया था वो कब विकसित किया गया था? टीका को जो 1921 में फ्रांसीसी बैक्टीरियोलॉजिस्ट अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली ग्यूरिन द्वारा विकसित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो ये डिटेल जो है आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिकन पॉक्स विषाणु है? तो चारों ऑप्शन आप जरूर देखिए, इनमें से कौन सा जो है चिकन पॉक्स विषाणु है? तो राइट आंसर है वो है वेरिसेला विषाणु। चलिए इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। चिकन पॉक्स जो है एक संक्रामक रोग है जो वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। और इसका लक्षण क्या क्या होता है? खुजली वाले लाल फफोले जो पूरे शरीर में दिखाई देते हैं, ये चिकन पॉक्स के लक्षण हैं। अब जो है बाकी ऑप्शन में जो था हैजा, तो हैजा एक जीवाणु रोग है जिसे जीवाणु विब्रियो कॉलरा कहा जाता है। ये बाकी जो ऑप्शन में दिए थे उसके बारे में। और टाइफाइड बुखार बैसिलस टाइफोसिस के कारण होता है। और एम्बायसिस एक बीमारी है जो परजीवी एंडअमीबा हिस्टोलिटिका के कारण यहाँ पे होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी के बारे में डिटेल यहाँ पे हम लोग देख लिए थोड़ा थोड़ा। और वेरिसेला जोस्टर विषाणु के बारे में भी ये देख लिए। इसका लक्षण यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं सेम है। बैसिलस जो है कैलमेटिक ग्यूरिन यानी कि बीसीजी खाली स्थान के लिए एक टीका है, यानी कि बीसीजी इनमें से किस बीमारी के लिए टीका है? तो इससे पहले वाले प्रश्न में हम जो है इसका डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टीबी। टीबी जिसको क्षय रोग कहा जाता है, बीसीजी का टीका जो है टीबी के लिए ही लगाया जाता है शिशु और बच्चों में। चलिए कुछ टीकों के बारे में हम जान लेते हैं, महत्वपूर्ण रोग और टीके के बारे में यहाँ जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। जो चिकन पॉक्स है इसके लिए जो टीका लगता है वो है वेरिसेला टीका लगता है। खसरा, मम्प्स और रूबेला के लिए जो टीका लगता है वो है एमएमआर टीका बोलते हैं। पोलियो के लिए जो टीका लगता है वो निष्क्रिय पोलियो टीका और ओरल पोलियो टीका, यानी कि जो ओरल ड्रॉप जो दिया जाता है वो पोलियो के लिए रहता है। इसके बाद हेपेटाइटिस बी के लिए जो है हेपेटाइटिस बी का टीका, और तपेदिक यानी क्षय रोग टीबी जिसको बोला जाता है उसके लिए जो बीसीजी का टीका। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, कहीं से भी प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण कौन सी बीमारी होती है? प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण कौन सी बीमारी होती है? चारों ऑप्शन देख सकते हैं आप। तो अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण जो होता है बीमारी वो है ऑप्शन सेकंड, डाउन सिंड्रोम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बताना है इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, बायोटीन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। चलिए इसके संबंध में थोड़ा सी जानकारी देख लेते हैं। विटामिन बी7 बायोटीन, जिसे जो है विटामिन बी7 भी कहा जाता है, ये विटामिन बी में से एक है। यह मनुष्य और अन्य जीवों में जो है चयापचय प्रक्रियाओं की मुख्य रूप से वसा, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल के उपयोग से संबंधित एक विस्तृत श्रृंखला में जो है शामिल है ये विटामिन बी7। बायोटीन जो है नाम जो है ग्रीक शब्द बायोस यानी कि जीने के लिए और प्रत्यय इन एक सामान्य रासायनिक प्रत्यय कार्बनिक रसायन विज्ञान प्रयोग में जो है निकला है। तो बायोटीन जो है एक ग्रीक शब्द है। और भी यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार खाली स्थान है। तो यहाँ पे बताना है शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन थ्री, लिम्फोसाइट। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। प्रतिरोधक क्षमता संक्रामक घटक से सुरक्षा को कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र में ऐसी कोशिकाएं होती है जो हमलावर रोगजनक को मार देती है, यानी कि जो हमारे जो है शरीर की जो है प्रतिरक्षा तंत्र होती है वो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरस को ये मार देती है, ताकि हमारे शरीर में जो है नुकसान ना हो। हमारे शरीर में जो है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इयोनी, यहाँ पे ईओसी, नोफिल और बेसोफिल होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कौन कौन सी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र है, जिनमें लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, ईओसी, नोफिल है और बेसोफिल है। तो लिम्फोसाइट जो है एक ग्रैन्युलोसाइट का एक प्रकार है, और यह जो है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होता है। याद रखिएगा यह जो है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होता है। टी लिम्फोसाइट जो है रोगजनक को मारने और प्रतिरक्षी के उत्पादन में मदद करता है, और बी लिम्फोसाइट जो होता है वो प्रतिरक्षी का उत्पादन करता है और एक बाहरी प्रतिजन के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का भी कार्य है, तो आप इसको देख सकते हैं। और भी जानकारी इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं जो हेमटोपोइसिस यानी कि रक्तोत्पत्ति द्वारा अस्थि मज्जा के अंदर ही जो क्या बनता है, लिम्फोसाइट यहाँ पे बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बाकी इसको आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन थ्री, विटामिन सी। विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील है। चलिए विटामिन सी के बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, विटामिन सी जो है जिसे एल एस्कार्बिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है, पानी में घुलनशील एक विटामिन है जो स्वाभाविक रूप से कुछ खाद्य पदार्थों, अन्न में युग्मित और अनुपूरक आहार के रूप में भी उपलब्ध है। विटामिन सी को जो है एस्कार्बिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं विटामिन सी जो है, विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है फल और सब्जियाँ।
और विटामिन सी का जो है प्राथमिक स्रोत जो है वो है खट्टे फल है, टमाटर का रस और आलू है। यहाँ पे जानकारी देखते हैं। चूंकि जो है इस एक्सकार्बिक अम्ल पानी में घुलनशील है और गर्मी द्वारा जो है क्षतिग्रस्त होता है, इसलिए विटामिन सी युक्त भोज्य सामग्री को लंबे समय तक पकाने और भंडारण से इसकी मात्रा जो है घट जाती है। यहाँ पे जो है लंबे समय तक किसी इसको पकाने पर जो है किसी जो है भोज्य सामग्री में अगर विटामिन सी है उसको लंबे समय पर पकाने पर और भंडारण से इसकी जो है मात्रा कम हो जाती है। और यहाँ पे जो है विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? जो इन चारों ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो चारों ऑप्शन इसमें से आप अच्छे से देखिए, इनमें से बताना है कि कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो राइट आंसर है चौथा वाला लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। ठीक है, इसका जो उत्तर है लिम्फोसाइट है, इसका कोई अभी डिटेल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, अगला और आखिरी प्रश्न, इसको ध्यान से देखिएगा। स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा प्राप्त एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं और संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। तो इनमें से वो तत्व कौन सा है? प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। खाली स्थान है जो स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा प्राप्त एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं और संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। तो चारों ऑप्शन देख लेते हैं कि वो कौन सा तत्व है, सेबम, सिनोविया, कोलोस्ट्रम या सेरुमेन। तो इनमें से वो तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 कोलोस्ट्रम। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। स्तनपान के शुरुआती दिनों में जो है नई माताओं द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ जिसको जो है कोलोस्ट्रम भी कहा जाता है में पोषक तत्व होते हैं जो बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को जो है बढ़ावा देते हैं और संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। कोलोस्ट्रम के बारे में जानते हैं। कोलोस्ट्रम एक जो है पीले रंग के जो है दूधिया तरल पदार्थ से बना एक पूरक है जो स्तनपान के शुरुआती दिनों में माताओं से निकलता है। यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है और यह एक एंटीबॉडी युक्त तरल पदार्थ है। और यह कई महत्वपूर्ण जो है वृद्धि हार्मोन और नवजात शिशुओं के लिए लैक्टोफेरिन जैसे अन्य यौगिक भी प्रदान करता है। तो कोलोस्ट्रम जो है यहाँ पे देख सकते हैं स्तनपान के दौरान जो है शुरुआती दिनों में माताओं द्वारा यहाँ पे ही निकलता है। ये पीले रंग के दूधिया तरल पदार्थ होता है जिसमें जो है बच्चों के लिए जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। तो ये था साथियों आज का हमारा जो है महत्वपूर्ण जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आने वाले जो है महिला परीक्षा के लिए जो है उपयोगी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप जो है हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, जहाँ पर आपको बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो मिल जाएगा। महिला सुपरवाइजर नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो मिलते हैं इसी तरह और अगली वीडियो के साथ।